और को लेकर कुछ और गहन रिसर्च समझ लेते हैं। मेरे साथ अशोक कुमार खुराना जी हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के। उनसे ज़रा आइडिया लेते हैं कि इस समय पावर की स्थिति देश भर में कैसे चल रही है, और कुछ पावर कंपनीज़ को लेकर एफआईज़ का रुख काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। ज़रा उनके बारे में भी डिटेलिंग उनसे पता करेंगे। खुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप हमको ज़रा ये बता पाएंगे इस समय पावर की सिचुएशन देश में क्या है? कई स्टेट्स तो पावर सरप्लस में भी हैं, और इस समय की सिचुएशन क्या बता रही है? देखिए, पावर की जो इस समय स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति। आप देखें, कल ही पावर की डिमांड 233 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जो पिछले सब वर्षों से अधिक। इस डिमांड को भी पूर्णतया मीट किया गया, पीक डिमांड को। और इसमें कम से कम इसमें 80% का जो निवेश था, योगदान, वो कोल सेक्टर का था, जो कि ऊर्जा कोल से बनती। तो इस समय जो शासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5-7 साल में रिफॉर्म लाए हैं, जिससे कि जो पहले इतने ज़्यादा हमारे रिसीवेबल बन जाते पावर सेक्टर के ऊपर, उसको हटाना, जो रेगुलेटरी एसेट बनते थे उसको खत्म करना, जो टैरिफ हैं उनको कॉस्ट के साथ अलाइन करना। और यदि कोई प्रदेश अपने यहाँ टैरिफ कम रखता है तो उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी, और वो सब्सिडी भी ट्रांसपेरेंट होगी, और उसका बजट में प्राविधान भी किया जाएगा, और उसकी डिसबर्समेंट भी हो। पहले भी ये नियम थे, परंतु उसका पालन नहीं होता था। ऊर्जा पावर डिपार्टमेंट ने अपने रूल्स बना के इसमें रेगुलेटर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी है, जिससे कि ये सब नियमानुसार हो। इससे क्या हुआ है कि अब आप देखेंगे कि जो पिछले हमारे एरियर्स थे, जो कि पावर प्रोड्यूसर को पैसा नहीं मिलता था, जिससे कि वो अपना कोला नहीं ले पाते थे और आगे पावर नहीं बना पाते थे, उसका अब अंत हो रहा। इन सब के होते हुए और इन सब फैक्टर के कंबाइन, और उसके साथ-साथ जो हमारी मांग बढ़ी है बिजली, क्योंकि जो आर्थिक में सुधार आया है, जो एक्टिविटी शुरू हुई हैं, उन सब का समावेश करते हुए आज पावर सेक्टर की जो तस्वीर है, वो पिछले 5 साल से एकदम अलग हो गई। यही कारण है कि जो आदमी, जो निवेशक, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देशी हो, जो पावर सेक्टर में आने से घबराता था और हट गया था, अब बड़ी जोर-शोर से आ रहा है। आप देखें, अभी हाल में ही चाहे जेएसडब्ल्यू है, अदानी है, अपर्वा है, इसमें बहुत बड़ी-बड़ी ब्लॉक डील हुई हैं, जिससे कि अब उनको पावर सेक्टर की कार्यप्रणाली और उसके विकास और उसके भविष्य में पूर्णतया भरोसा है। खुराना जी, एक और चीज़ है कि पावर कंपनियों के लिए देखिए जो उदय स्कीम आई थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उसका हुआ। हालाँकि अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस था पिछले साल तक 90,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का था। अब उस फ्रंट से की अगर हम बात करें, एटीएनसी लॉस की अगर हम बात करें, अब कितनी ज़्यादा बेहतरी पहले के मुकाबले आ चुकी है और आगे आप लोगों ने क्या टारगेट सेट किए हैं? से एटीएनसी लॉसेस अब कंट्रोल में आ रहे हैं। आपको पता है कि रिवैम्प पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई, जिसमें कि हर प्रदेश के उनकी स्थिति देखते हुए और उनसे वार्ता करके पूरे टारगेट फिक्स किए गए, और उसकी मॉनिटरिंग ना पहले भी हुए थे। आप कई बार कोई कहेगा पहले भी होते थे, परंतु पहले और अब में ये अंतर है कि अब इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है, और यदि कोई प्रदेश उन टारगेट की पूर्ति नहीं करता है तो केंद्र सरकार उसको धनराशि आवंटित नहीं करती है। इसी का देखेंगे कि इसी का जो परिणाम निकल रहा है कि हर स्टेट के टैरिफ बढ़ रहे हैं। सब्सिडी आप तमिलनाडु देख लें, यूपी देख लें, राजस्थान देख लें, जो पहले लेगार्ड स्टेट थे,
अब अपनी पूरी सब्सिडी दे रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा बिल रुकते थे उनके अपने विभागों के, उनकी भी पूरी पेमेंट हो रही है। इससे जो पावर सेक्टर में पेन पॉइंट थे, जिससे कि पावर सेक्टर में लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे थे, उनको पिछले 5-7 साल में धीरे धीरे दूर कर दिया गया है। और आज इसकी सेहत, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है कि लोग इसमें निवेश करने को राजी हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो। ये मैं आपकी बात जरूर मानता हूं। अभी 3-4 साल लगेंगे कि जब सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी फायदे में आ जाएंगी। केवल जो योजना शुरू की गई है और जिस प्रकार से मॉनिटरिंग हो रही है, उसको चालू रखना है, ताकि ये अब एक हैबिट बन जाए, कल्चर बन जाए पेमेंट करने का और लॉस सुधारने का। खुराना जी, एक क्वेश्चन आपसे पता करना है, वो एक्चुअली में थोड़ा सरकारी कंपनीज की तरफ से मैं पता करना चाहता हूँ। होता क्या था कि जब कई सरकारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आया। उसकी वजह ये भी थी कि ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी बहुत थी। अब तो रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक पूरी हो रही है, जैसे आप भी बता रहे हैं। मेरे को आपसे ये जानना है कि इस समय सरकारी कंपनी से एनटीपीसी है या और डिस्ट्रीब्यूशन में कई कंपनीज हैं, उनमें आप कितना बदलाव देख रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज? तो देखिए, पहले मैं बताऊं कि ये कहना उचित नहीं है कि सरकारी कंपनी ठीक कार्य नहीं कर रही थी इसलिए निजी क्षेत्र आया। सरकारी कंपनी, चाहे एनटीपीसी है, चाहे पावर ग्रिड है, चाहे एनएचपीसी है, इनकी कार्यप्रणाली बड़ी अच्छी रही है। केवल ये था कि जो पावर सेक्टर में हमें जिस इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, उतनी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी नहीं कर सकती थी। आपको याद होगा कि एनटीपीसी के अधिक से अधिक 5 से 7 हजार मेगावाट तक की क्षमता थी लगाने की। जब प्राइवेट निजीकरण हुआ और प्राइवेट सेक्टर बीच में आया, उसके डिसेंट्रलाइजेशन, उसके डीलाइसेंसिंग के बाद, तब एक एक साल के अंदर 30-30 हजार मेगावाट का क्षमता बढ़ी। यही क्षमता अब काम आ रही है। और ये कहना कि हमें पूरी की पूरी पावर डिमांड या उसकी उत्पादन हो गया है, हम आराम से बैठ सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। पावर की जो डिमांड है आज भी 8% से बढ़ रही है। और यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करती है, डेटा सेंटर हैं, मॉडर्न टाउनशिप हैं, और हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। आप देखेंगे, आप यूपी के अंदर ही देख लें, यहाँ नोएडा में पर कैपिटा 3200-400 है, आजमगढ़ में वो 600 है। इसलिए पावर की जो हमारी नीड है, जिसको हम चाहते हैं कि एस्पिरेशन है, हर आदमी ऊर्जा इस्तेमाल करे, अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिताए, पावर की बहुत डिमांड है। चाहे वो रिन्यूएबल से आए, चाहे वो कोयले से आए, गैस से आए, और जितनी भी डिमांड होगी उससे हमारा सुधार होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पावर के 8% से डिमांड बढ़ रही है, तो जहाँ पर हम खड़े हैं तो डिमांड बढ़ेगी, तो निश्चित सी बात है और पावर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन ये फिजिबिलिटी आपको कितनी दिखती है कि अब हमारा फोकस, यानी कि कंपनीज का फोकस या सरकार का फोकस थोड़ा नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज़्यादा है? इसकी सर कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है? क्योंकि अब कोयले से बिजली बनाना कई बार महंगा भी पड़ता है और फिर उसको एक्सचेंज पे जाके बेचना, अलग से ट्रेड करना, वो कई बार उलझन भरा मामला भी है। देखिए, ये कहना कि कोयले से बिजली महंगी है उचित नहीं, क्योंकि इस समय कोयले की बिजली देखी जाए तो सबसे सस्ती पड़ती है यदि हम जो सब्सिडी दी जा रही है रिन्यूएबल को कम कर दें। पर इस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं और अपना निश्चय व्यक्त किया है कि हम इसको डीकार्बनाइज करेंगे, ताकि जो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, ऑफ कार्बन स्प्रेडिंग, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो दोनों, ये कहना कि हम डीकार्बनाइज नहीं करेंगे
परंतु डीकार्बनाइज करते हुए हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम अपने 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस सबको, और साथ साथ अफोर्डेबिलिटी, ताकि गरीब आदमी भी बिजली का प्रयोग कर पाए, और सस्टेनेबिलिटी जो लॉन्ग रन में कॉन्टिन्यूस रहे। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने ऊर्जीकरण करना है और बैलेंस ग्रोथ करनी है, वो रिन्यूएबल के साथ साथ और कन्वेंशनल के साथ साथ, ताकि हम धीरे धीरे डिकार्बनाइज भी करें और अपने हर नागरिक को क्वालिटी पावर भी दे सकें एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और पावर सेक्टर को क्या पावरफुल ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उस पर भी आपके इंसाइट्स बड़े मजेदार हैं। ज्ञानवर्धन हम लोगों का हो गया। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत लौटेंगे बाजार धन्यवाद। पर अब।